चलो करें स्टार्ट। आज अपन लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मैक्स टू मैक्स सेक्शंस का रिवीजन कर पाए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस का हम लोग रिवीजन कर पाए। जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते हैं, अच्छे खासे नंबर के आते हैं और जो याद भी नहीं होते हैं, उनकी तरफ अपन ध्यान देंगे आज। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेके 72 तक तो हो जाए एटलीस्ट। 72 सेक्शंस आज हम लोग रिवाइज कर लें, ऐसा अपनी कोशिश रहेगी। और ये जो नोट्स हैं ये आप लोग लिख भी लेना। उसका रीजन है, अगर आप लोग ये लिख लोगे तो लास्ट मोमेंट पे जो बच्चा बोलता है ना कि सर कैसे पढ़े लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कैसे करें, तो आपको यहां से रिवीजन हो जाएगा इजीली। मतलब ये आज जो 2 घंटे का सेशन होने वाला है, अगर एग्जाम से एक दिन पहले इसको 2 घंटे का सेशन सुन भी लिया तो आप लोग का मोस्ट ऑफ दी सिलेबस जो टफेस्ट वाला कहलाता है, जो याद नहीं होता, आपसे इजीली रिवाइज हो जाएगा मेरे बच्चे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक सेशन अपन ये बनाएंगे और एक सेक्शन में कोशिश करूंगा कि ऐसा बनाऊं कि इन सारे सेक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूं कि किस टाइप के क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। मतलब जैसे 72 सेक्शन है तो 72 सेक्शन के कम से कम 50 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। तो 2 घंटे का एक सेशन ऐसा भी मैं सोच रहा हूं, प्लान कर रहा हूं। पॉसिबिलिटी हुई, तुम लोग की दुआएं रही तो बिल्कुल ऐसा एक और लेक्चर बना देंगे अपन। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 1 से लेके 70 तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद के तो बहुत इजी सेक्शंस हैं, सबको पता है कि डिविडेंड, अपना जनरल मीटिंग, याद ना, अकाउंट्स, ऑडिट, तो ये सब सिंपल है। चलो आओ, सबसे पहले सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 किसका होता है मेरे बच्चे? टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। टाइटल मतलब इस एक्ट का नाम। इस एक्ट का नाम क्या है मेरे बच्चे? द कंपनीज एक्ट 2013। और एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब ये एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है मेरे बच्चे? कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी। यहाँ पे बीसी का मतलब क्या है मेरे बच्चे? बैंकिंग कंपनी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और स्टेचुअरी कंपनी। स्टेचुअरी कंपनी सबको पता है, ऐसी कंपनी जो कौन से एक्ट में बनी हुई है? स्पेशल एक्ट। और ये स्पेशल एक्ट कहां पे पास हुआ है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब देखो 2 तरह की पार्लियामेंट, एक सेंट्रल लेवल की पार्लियामेंट और एक स्टेट लेवल की पार्लियामेंट। तो दोनों में से कहीं पे भी पास हुआ हो तो उसको स्टेचुअरी कंपनी बोलते हैं। और उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है मेरे बच्चे? कंपनीज एक्ट। सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में आती है मेरे बच्चे डेफिनेशन। इसको बोलते कैसे हैं? सेक्शन नंबर 2 के साथ जो आगे नंबर लिखा हुआ होता है उसको क्लोजेस बोलते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1, जिसमें क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? एब्रीज प्रोस्पेक्टस। आम शब्दों में बोलोगे तो एब्रीज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है समरी प्रोस्पेक्टस। क्या होता है? छोटे छोटे इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोगों को डिटेल में पढ़ने की इच्छा नहीं होती। वो बोलते हैं बोलना क्या चाहते हो, शॉर्ट में बोलो और मेन बात बोलो। तो उसके लिए कंपनी क्या बनाती है? एब्रीज। अब कंपनी जब एब्रीज बनाएगी तो कंपनी तो फिर मेन चीजें छुपा भी सकती है। तो सेबी ने बोला रुक जरा, हम बताएंगे। तो सुनना, एब्रीज प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें सेलिएंट फीचर्स होते हैं। किसके सेलिएंट फीचर्स? प्रोस्पेक्टस के। मतलब मेन पॉइंट। सेलिएंट फीचर्स मतलब मेन कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं। और कौन कौन से कीवर्ड्स? एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी ने जो कीवर्ड्स बता के रखे हैं, सेबी ने अलग से बता के रखे हैं ब्रीज प्रोस्पेक्टस के लिए, तो वो जिसमें होते हैं उस प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एब्रीज प्रोस्पेक्टस। दूसरा होता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले रखा है। तो हमको एग्जाम में सीधा 20% नहीं लिखना, पहले क्या लिखना है? सिग्निफिकेंट। तो एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के ऊपर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सामने वाली कंपनी को क्या बोलेंगे? एसोसिएट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? तो 20% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? 20% वोटिंग राइट्स या कंट्रोल या
बिजनेस के डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का राइट है, या अगर वो ज्वाइंट वेंचर भी है तो ज्वाइंट वेंचर को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, एसोसिएट में। लेकिन ध्यान रखना नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी इसमें शामिल। तो ध्यान रखना एसोसिएट कब बोलेंगे, जब आपके पास वोटिंग राइट्स हो कितना, 20 से 50 के बीच में। इसके बीच में 20% से 50% के बीच में वोटिंग राइट्स है, तो जाके ही क्या होगा मेरे बच्चे, आपको क्या बोलेंगे, एसोसिएट। लेकिन अगर मेरे बच्चे 50 से ज्यादा है तो एसोसिएट क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। एसोसिएट क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। दूसरी चीज एक और याद रखना, नॉट इंक्लूडेड फिड्यूसरी कैपेसिटी, या फिड्यूसरी लिख लो। फिड्यूसरी का मतलब क्या होता है, विश्वास। अगर तुमने विश्वास पे शेयर्स लिए हैं, अच्छा विश्वास पे शेयर्स मतलब मान लो एक कंपनी ने अपने शेयर्स किसी बैंक के पास गिरवी रखवा दिए, मान लो बैंक वाले के पास गिरवी रखवाए, क्या बैंक वाले ने खरीदे हैं क्या, नहीं, बैंक के पास हमने क्या रखवाए हैं, गिरवी। तो ये विश्वास पे दिए हैं, तो ध्यान रखना बैंक ये नहीं बोल सकती कि वो कंपनी मेरी एसोसिएट है, क्योंकि यहाँ पे बैंक के पास जो 20% वोटिंग राइट्स हैं या 20% शेयर्स हैं वो है फिड्यूसरी कैपेसिटी, विश्वास पे। या किसी के पास ट्रस्ट के रूप में रखवा दिया तो उसने खरीदे तो ना मेरे बच्चे। अच्छा बैंक में क्या हो जाएगा, सुनना, अगर फ्यूचर में आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो अपने नाम पे करवा लेगा, फिर वो बोल सकता है कि सामने वाली क्या है, मेरी एसोसिएट। लेकिन जब तक गिरवी के रूप में पड़े हुए हैं शेयर्स, तब तक वो एसोसिएट कंपनी के रूप में बोल। 211 में आती है बॉडी कोऑपरेट की डेफिनेशन। बॉडी कोऑपरेट में कौन शामिल होता है मेरे बच्चे, फॉरेन कंपनी, लेकिन इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को शामिल नहीं करते हैं। 213 में किसकी आती है मेरे बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने बताया था जनरल लेजर जो अपन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन एग्जाम में ऐसा जनरल लेजर नहीं लिख के आना, हमको क्या लिखना है, असेट्स एंड लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर, परचेज सेल। इसको याद करने का तरीका बताया, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, परचेज सेल्स। लेकिन ट्रेडिंग मत लिख के आना, क्योंकि कंपनी ट्रेडिंग नहीं बनाती है, आपको लिखना तो यही है, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं। ट्रेडिंग में क्या आता है, परचेज सेल्स, उसमें क्या आता है, इनकम एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी। और चौथा आपको याद करना पड़ेगा कि कोई कंपनी फैक्ट्री है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं सेक्शन नंबर 148 के बेसिस। 224 में कौन आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, जो किसमें लगे हुए हैं, जॉब में, जो किसी कंपनी में क्या करते हैं, काम। तो उनकी डेफिनेशन कहां आती है, 224। और जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में होते हैं, किसमें होते हैं मेरे बच्चे, प्रैक्टिस मतलब खुद का ऑफिस खोल के बैठे हैं, तो उनकी डेफिनेशन किसमें आती है, 225। 234 में किसकी आती है, कौन बताएगा, 234, 235। 234 में डायरेक्टर, एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 235 में किसकी डेफिनेशन आती है, डिविडेंड। और डिविडेंड की डेफिनेशन में क्या शामिल है, इंटरिम डिविडेंड, सबको पता ही है ये चीज। 240 में किसकी डेफिनेशन आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, कितनी चीजें, 5। पहली बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ध्यान रखना पी एंड एल अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, चेंज इन इक्विटी। अच्छा कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 कंपनियों में शामिल करने की जरूरत, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 कंपनियों में नहीं होगा। 4 कंपनियां कौन कौन सी मेरे बच्चे, ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल और स्टार्टअप प्राइवेट। कौन सी मेरे बच्चे, स्टार्टअप प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप में है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो 31 मार्च को एंड होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। लेकिन क्या डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन कर सकती है कौन सी कंपनी, जो इंडिया में है, होल्डिंग सब्सिडरी है किसकी, फॉरेन कंपनी की, और कंसोलिडेशन के पर्पज से अगर चेंज करना चाहती है तो उसको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी मेरे बच्चे, आरडी की। किसकी अप्रूवल, आरडी। 242 में किसकी डेफिनेशन है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन कहां पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया, जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है, आउटसाइड इंडिया। बस प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है, तो इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्या है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास। कौन सा फॉर्म, FC1।
FC1 के साथ क्या अटैच करना पड़ेगा? MOA, AOA, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, फॉरेन में कहाँ है, इंडिया में कहाँ है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें। लेकिन इंडिया में तुम सिर्फ मीटिंग करने आए हो, इंडिया में सिर्फ तुम क्या करने आए हो? ऑर्डर लेने आए हो, सिर्फ ऑर्डर लेने आए हो, तो तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं माना जाएगा, आपको फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा, आपको FC1 फाइल करने की जरूरत। लेकिन इसमें एक सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 386, वो उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब दे रखा है। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया का मतलब दे रखा है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अगर फॉरेन कंपनी ने इंडिया में व्यापार नहीं कर रही लेकिन शेयर ट्रांसफर का ऑफिस खोल दिया, शेयर ट्रांसफर मतलब बेचना है तो भैया इस ऑफिस में जा सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोल दिया है तो भैया वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा। इसके ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पूरी बुक में ही नहीं है, पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ ये, लेकिन याद होना चाहिए। 386 में दे रखा है, सबसेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर C में लिखा हुआ है इसका इंटरप्रिटेशन। बोलो आया क्या? और फॉरेन कंपनी में कम से कम एक सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, या एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए जिसके पास कितने शेयर्स हो? 50%, तभी तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। पहले यहाँ पे कंट्रोल तो आ जाए, तो 50% शेयर्स किसी इंडियन के पास, इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी के पास होने चाहिए। बोलो आया? अगली डेफिनेशन आती है होल्डिंग सब्सिडरी और गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, एसोसिएट कंपनी पढ़ के आ गए, कौन से सेक्शन में थी? 2(6) में। और इसमें क्या था? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए या क्या होनी चाहिए? ज्वाइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% वोटिंग राइट्स, कंट्रोल, पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस, सबको याद है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसकी 51% या उससे ज्यादा किसने ले रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों ने, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन 51% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल। एसोसिएट कंपनी में 20% किसका था? वोटिंग राइट्स। यहां पे 51% किसका है? पेड अप शेयर कैपिटल। वहां पे किसका था? वोटिंग राइट्स। गवर्नमेंट कंपनी में 51 है, मोर देन 50 नहीं है, 51 है, ठीक है ना। पेड अप शेयर कैपिटल, समझ में आया? अब जैसा लॉ में लिखा हुआ वैसा याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी ने DVR इशू कर रखे हैं तो वहां पे पेड अप कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? वोटिंग राइट्स। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को भी क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी की 246 में, होल्डिंग कंपनी का मतलब जिसकी एक या एक से ज्यादा क्या हो? सब्सिडरी कंपनी। और सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसके 50% से ज्यादा, 50 से ज्यादा किसने ले रखा हो? होल्डिंग ने। क्या ले रखा हो 50 ज्यादा? वोटिंग राइट्स या फिर डायरेक्टर अपॉइंट कर रखे हैं। मोर देन 50% डायरेक्टर किसने अपॉइंट कर रखे? होल्डिंग ने। या मोर देन 50% वोटिंग राइट्स किसके पास है? तो इन शॉर्ट सब में वोटिंग राइट्स था, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में क्या था? पेड अप शेयर कैपिटल। आया? अच्छा, एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी की लेयर कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा। अच्छा, यहां पे 50% वोटिंग राइट्स चाहे होल्डिंग कंपनी ने लिए हों, चाहे उसने सब्सिडरी कंपनी के साथ लिए हों। किसके साथ मिलके लिए हों? सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलके लिए हों, तो भी उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? ध्यान रखना, सब्सिडरी के थ्रू नहीं, सब्सिडरी के, समझ रहे हो? मान लो मैं होल्डिंग कंपनी, संजना की कंपनी मेरी सब्सिडरी, आयुषी भी मेरी सब्सिडरी। अब रिलायंस कंपनी को खरीद रहे हैं, इसने 25% लिए, संजना ने। आयुषी ने कितने लिए? 26। कितने हो गए? 51। मैंने एक भी नहीं लिया, तो क्या रिलायंस कंपनी मेरी भी सब्सिडरी है क्या? क्योंकि मैंने इनके थ्रू खरीदे हैं? नहीं। अगर मेरे पास एक भी % शेयर्स होते, एक भी शेयर होता, तो रिलायंस कंपनी मेरी क्या हो जाएगी? मतलब मुझे ध्यान रखना, लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। अगर एक होल्डिंग कंपनी ने खुद ने लिए हैं मोर देन 50%, या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के साथ मिलके लिए हैं, हम तीनों ने मिलके अगर रिलायंस कंपनी के लिए हैं, तो रिलायंस मेरी सब्सिडरी है। आया? चाहे पूरे मोर देन 50% मैंने नहीं लिए, मैंने मतलब मान लो 1% ही लिया है, 25% इन्होंने लिया है, तो लेकिन इन दोनों ने लिया है, मैंने एक भी नहीं लिया, तो वो मेरी सब्सिडरी, क्योंकि टुगेदर विथ लिखा हुआ है, ट्रू नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ऐसा लिखा होता लॉ में कि भैया एक होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के थ्रू लिए हैं,
तो फिर सब्सिडरी। लेकिन लो में क्या लिखा हुआ है? टुगेदर विथ। वर्ड क्या लिखा हुआ है? बोलो, आया समझ? अच्छा, जब भी लेयर की काउंटिंग करते हैं, किसकी काउंट करते हैं? लेयर। तो लेयर की काउंटिंग कैसे? जैसे ए कंपनी है, तो ए कंपनी की बी सी डी 3 सब्सिडरी हैं, तो ये कौन सी लेयर हो गई? फर्स्ट। बी कंपनी की ई एफ जी है, सी कंपनी की एच और आई है, उसकी जे के एल, ये कौन सी लेयर हो गई? सेकंड। अब ई एन कंपनी बनाना चाहता है, नॉट अलाउड। ई कंपनी एन कंपनी बना, अपनी सब्सिडी नहीं बना सकती। रीजन, लेयर कितनी हो सकती है? सिर्फ 2। लेयर कितनी हो सकती है? 2। अब जैसे एम लिमिटेड है, वो और पी बनाना चाहती है, नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल। कितनी लेयर हो सकती है? 2। लेकिन इसका जो रूल है, कौन सा रूल है? कंपनी रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर ऑफ सब्सिडरी रूल 2017। यहां पे लिखा हुआ है, अगर यहां पे कोई होली ओन सब्सिडरी आ जाए, कौन सी कंपनी? मान लो ये जो आपकी बी है, सी है, डी है, ये तीनों होली ओन सब्सिडरी है, किसकी? तो यहां पे लेयर 1 काउंट नहीं करेंगे। लेयर 1 कहां से काउंट होगा? यहां से, और ये लेयर 2 हो जाएगी। समझ में आया? अगर बीच में कोई होली ओन सब्सिडरी आ जाती है तो उसको लेयर में काउंट, यानी कि होली ओन सब्सिडरी के ऊपर ये लेयर वाला प्रोविजन एप्लीकेबल, उसको लेयर में, सब्सिडरी कंपनी की लेयर में काउंट। बोलो, आया क्या? ये लिखा हुआ है इसमें इंग्लिश में नीचे। डन मेरे बच्चे? हो गया? इसमें लिख रखा है मैंने, ये रहा, रूल्स डज नॉट एप्लीकेबल इफ कंपनी। अच्छा, बीच में अगर वो भी कंपनी आ जाए फॉरेन की, बीच में कौन सी कंपनी आ जाए? फॉरेन की, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। होली ओन सब्सिडरी आ जाए, एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनी हो तो भी वो लेयर में काउंट, क्योंकि इनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। एक एक चीज अपन ने यहाँ पे लिख रखी है, बुक में नहीं है लेकिन अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब 3 कंपनियां, ओपीसी स्मॉल और प्राइवेट, सबको पता है ओपीसी एक बंदा होता है 262, स्मॉल कंपनी 285 इज अ पार्ट ऑफ विच कंपनी? प्राइवेट, जिसकी पेडअप कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर कितना? 40, 440 की थी, याद आ रहा है? ठीक है। और प्राइवेट कंपनी 268, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं इसके बारे में। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है सेक्शन नंबर 2 क्लोज 52। लिस्टेड कंपनी मतलब जिसकी सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? रजिस्टर्ड, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लिस्टेड। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट करवा रखे हैं तो क्या उसको लिस्टेड बोलेंगे? यस। यदि उसने सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट करवा रखे हैं, क्या उसको लिस्टेड बोलेंगे? नहीं। ध्यान रखना, इक्विटी शेयर्स की लिस्ट करवाना कंपलसरी है। अगर आपके इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं है तो आपको लिस्टेड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली ऊपर लिख दो कि जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिस्ट है उसको लिस्टेड बोलेंगे ना। लॉ में जैसा लिखा हुआ, लॉ से तेज नहीं चलना, स्पेशली डेफिनेशन में। डेफिनेशन जैसी है वैसी लिखनी पड़ेगी, सेम वर्ड्स के साथ। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी लिस्ट है तो क्या बोलेंगे? लिस्टेड। फिर नीचे मना कर देंगे। समझ में आया? अच्छा, प्राइवेट कंपनी ने अगर डिबेंचर लिस्ट करवा रखे हैं, प्राइवेट कंपनी अपने डिबेंचर लिस्ट करवा सकती है नॉन कन्वर्टेबल, तो क्या उसको लिस्टेड बोलेंगे? आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 3, कंपनी कितने तरह की बना सकते हो? 3, ओपीसी, प्राइवेट, और तीनों में से कोई बनाओ। लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड? लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय। सेक्शन नंबर 3A, 3A क्या बोलता है? कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2। 7 से कम हो जाए, 2 से कम हो जाए तो आपको 6 महीने में क्या करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर बढ़ा दिए तो अच्छी बात, नहीं बढ़ा है तो इस केस में अगर आपने 6 महीने बाद किसी क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो नया क्रेडिटर बना है, डेट बना है, उसको पे करने के लिए उन रिड्यूस मेंबर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। क्या हो जाएगी? वो अनलिमिटेड पर्सनल लायबल होंगे। लेकिन उनमें से भी कौन पर्सनल लायबल होंगे? जो अवेयर होंगे उस चीज से। एग्जांपल, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर, कितने मेंबर? 5, तो उनको 7 मेंबर कितने दिन में करने पड़ेंगे? 6 महीने में। नहीं करे तो 6 महीने बाद जो नया क्रेडिटर या डेट या उधार लिया उसको पे करने के लिए 5 की क्या रहेगी? लायबिलिटी। लेकिन 5 में से जब अपन लोन ले रहे थे तो उन 5 में से सिर्फ 4 ने कंसेंट दी थी कि ले लो, एक ने बोला मत लो, अपन नंबर ऑफ मेंबर कम है, अपन को पहले नंबर बढ़ाने चाहिए, ऐसे किसी से लोन नहीं लेना चाहिए, तो उसने अपनी कंसेंट, लेकिन 4 ने
तो चारों की अनलिमिटेड, उस एक की नहीं रहेगी। आया, लिखा हुआ है एवरी मेंबर हु न्यू द फैक्ट, जो उस फैक्ट को अवेयर था। सेक्शन नंबर 4 में क्या आता है मेरे बच्चे? एमओए। एमओए में कितने क्लोजेस होते हैं मेरे बच्चे? 6। और ओपीसी में कितने होते हैं? 7, सबको पता है, ठीक है। और इनकी टेबल जो है कैसे बनती है? एमओए कैसे बनाया जाता है? एमओए शेड्यूल नंबर 1 में लिखी हुई है, फॉर्मेट दे रखे हैं, टेबल नंबर ABCDE, और एओए की टेबल क्या है? FGHIJ, ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो, आपने नेम अप्रूव करवाया, किससे अप्रूव करवाओगे? ROC से। कैसे? स्पाइस प्लस से करवाओगे, या फ्यूचर में चेंज करना है तो रन फैसिलिटी। तो अगर आपने स्पाइस प्लस में नेम अप्रूव करवाया है तो नया नाम जो आपका कंपनी का नेम अप्रूव हुआ है वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 20 दिन। और फ्यूचर में नाम चेंज करते हो रन फैसिलिटी से और वो नेम अप्रूव हो जाता है तो वो नेम कितने दिन में यूज करना पड़ेगा? 60 डेज में। तो 20 और 60 दिन में यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? क्या एमओए को चेंज कर सकते हैं? हाँ, उसके प्रोविजन कहां दे रखे? सेक्शन नंबर 13 में। यानी कि 4 में तो आता है एमओए, और उसमें ऑल्ट्रेशन करना है तो कौन सा सेक्शन है? 13। 5 किसका होता है? एओए, और एओए फॉर इनसाइडर्स, एमओए फॉर सेक्शन नंबर 6, एमओए एओए एज पर कंपनीज एक्ट। एमओए एओए जब भी बनाएंगे कैसे बनाएंगे? एज पर, कभी कंपनी एक्ट के बियॉन्ड जाके, ठीक है। सेक्शन नंबर 7, अगर आपको कंपनी बनानी है तो कंपनी कैसे बनाते हैं मेरे बच्चे? सबसे पहले देखो, कंपनी बनाना पूरा ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो है नहीं, तो ऑनलाइन साइन कैसे होती है? पहले आपको चाहिए होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, DSC, डिजिटल सिग्नेचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बेसिस पे मिलता है। और कौन देता है? सर्टिफाइंग ऑफिसर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोलते हैं। तो उसके पास एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है, वो आपको क्या दे देगा? DSC। तो DSC मिल गया। फिर उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? DIN। क्योंकि यार सीधी सी बात, कंपनी बना रहे हो तो डायरेक्टर बनेंगे, और डायरेक्टर कब बन सकते हैं? जब कंपनी उसके पास क्या हो? DIN। सर DIN है, DSC भी है। सर DIN नहीं है मेरे पास, अलग से अप्लाई कर लो, या फिर अभी स्पाइस प्लस में भी मिल जाएगा, स्पाइस प्लस में भी मिल जाएगा, तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, फ्री में मिल जाएगा वहां। तो उसके बाद आप कंपनी का क्या अप्रूव करवाओगे? नेम। और नेम अप्रूव करवाओगे तो नेम यूज करना पड़ेगा कितने दिन में? या फिर बोले नेम अप्रूव हो गया तो कितने दिन के लिए वैलिड है? 20। अच्छा, नेम अप्रूवल के लिए कौन सा फॉर्म है? स्पाइस प्लस का पार्ट ए। 2 पार्ट होते हैं स्पाइस प्लस में, बताए थे मैंने, तो पार्ट ए भेजना पड़ेगा। चलो नेम अप्रूव हो गया, अब हम स्पाइस प्लस का पार्ट बी भी भेजेंगे। कौन सा पार्ट मेरे बच्चे? जिसमें सारे डॉक्यूमेंट लगा देंगे, एमओए, एओए, डिक्लेरेशन, फलाना ढिमकाना सब लगा देंगे। और कहां भेज देंगे? ROC के पास। और ROC का दे देगा सर्टिफिकेट ऑफ INC 11 में, जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है। फिर उसके बाद जब से आपको COI मिल गया, उसके 180 डेज में, कितने दिन में? ROC के पास क्या भेजना पड़ता है? डिक्लेरेशन। किस चीज का डिक्लेरेशन मेरे बच्चे? कि डायरेक्टर उसमें लिख के देगा, क्या लिख के देगा? कि हमने जितने भी शेयर्स लिए हैं उनका हमने पेमेंट कर दिया है, हमने उनका पेमेंट कर दिया है, और हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है। तो ऐसा देना पड़ेगा ROC के पास। सेक्शन कौन सा? ये 10A। फिर ROC आपको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और ये मिलने के बाद आप अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है? सेक्शन नंबर 7 भी हो गया, सेक्शन नंबर 10A भी हो गया। सेक्शन नंबर 8 किसका होता है मेरे बच्चे? एसोसिएशन नॉट फॉर, ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है ना, इसके नाम के पीछे ना लिमिटेड ना ही प्राइवेट लिमिटेड। फ्यूचर में कभी भी आपने लाइसेंस की कंडीशन रिवोक करी तो आपके नाम के पीछे क्या लग जाएगा? लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, और आपको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंपनी उसके लिए क्या रहती है? बाइंडेबल। मतलब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जो COI मिला ना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला अपन को ऊपर, तो वो क्या होता है? कंक्लूसिव एविडेंस। क्या होता है मेरे बच्चे? यानी कि कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है अगर वो मिल गया
सीओआई मिल गया, तो मेरे इनकॉर्पोरेशन के ऊपर कोई चैलेंज, एक बार रिकॉल करते हैं। सेक्शन नंबर 1 में टाइटल, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 में फॉर्मेशन, 3A में वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, 4 में क्या था एमओए, 5 में क्या था एओए, 6 में था हमारा ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ कंपनी एक्ट, यानी कि एमओए एओए कैसे बनाएंगे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी एक्ट का क्या है ओवरराइडिंग इफेक्ट है। फिर 7 में क्या था इनकॉर्पोरेशन, 8 में क्या था सेक्शन 8 कंपनी, 9 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर 10 में है इफेक्ट ऑफ एमओए एओए। अगर एमओए एओए बन गया तो उसमें जो लिखा हुआ है वो सभी को मानना पड़ेगा, सभी के ऊपर क्या होता है बाइंडेबल, यानी कि मेंबर कंपनी के लिए बाइंड है, कंपनी मेंबर के प्रति बाइंड है, मेंबर आपस में बाइंड क्यों यार, एमओए एओए कंपनी के साथ हुआ है, मेंबर्स के बीच में तो ना हुआ है। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स, एओए में जो लिखा होता है किसके लिए होता है इनसाइडर, क्या आउटसाइडर्स के लिए लिखा हुआ होता है क्या, तो क्या कंपनी आउटसाइडर्स के प्रति लायबल है क्या। इसमें मैंने केस लो बताया था, कौन सा केस लो बताया था मैंने, इसमें मैंने आप लोगों को केस लो बताया था कि जैसे एक सोलिसिटर है, सोलिसिटर मतलब एक वकील है, कंपनी में हमने एडवोकेट रख रखा है जो कंपनी के केसेस लड़ता है, ठीक है। एओए में लिख दिया है कि उसको कंपनी तब निकाल सकती है जब उसने कोई मिसकंडक्ट किया हो, अन्यथा कंपनी ने उसको निकाल दिया, और उसने चैलेंज किया सेक्शन नंबर 10 के बेसिस पे कि एओए में जो लिखा हुआ है कंपनी को वो मानना पड़ेगा, कंपनी उससे मुखर और मुझे निकाल। कोर्ट ने बोला इनसाइडर्स के लिए होता है एओए, इनसाइडर्स के लिए लिखा होता है एओए में, तो आउटसाइडर है भाई, तेरे बारे में अगर कुछ एओए में लिखा भी हुआ है तो वो वॉइड ही है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि एओए में इनसाइडर्स के बारे में आता है, आउटसाइडर्स के बारे में। बोलो आया समझ, क्लियर है, किसी को डाउट है क्या, डाउट किसी को, पक्का। और सेक्शन नंबर 10A तो पढ़ ही लिया, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सेक्शन नंबर 10A क्या था कंपनी, सेक्शन नंबर 10A रूल भी कौन सा है 23A, फॉर्म भी कौन सा है 20A होगा ना, फॉर्म नहीं लिखा हुआ, ये रहा 20A, सब में ए लिखा हुआ है, अमेंडमेंट हो क्या आया था ना, तो क्या लिखा हुआ है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन अगर 2 नवंबर 2018 से पहले हुआ है, क्योंकि अमेंडमेंट कब आया था ये, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको अलग से लेने की जरूरत, लेकिन अगर आपका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ 2 नवंबर 2018 के, और अगर आपकी कंपनी में क्या है शेयर्स, तो 180 दिन, कहां से 180 दिन, जब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। आरओसी के पास क्या देना पड़ेगा डिक्लेरेशन, किस चीज का, कि हमारे सारे सब्सक्राइबर ने कॉल्स का पेमेंट कर दिया है, फिर आरओसी आपको क्या दे देगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट देगा, आप अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और कंपनी का स्ट्राइक ऑफ भी हो जाएगा। स्ट्राइक ऑफ मतलब कंपनी यानी कि ये लेना कंपलसरी है। सर व्हाट अबाउट बाय विदाउट शेयर कैपिटल, उनको लेने की जरूरत सेम एज ए पॉइंट ये रहा कि आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं सीओआई के बाद। तो मतलब एक नई चीज पता चली कि सीसीबी किसको लेना पड़ता है, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल को सीसीबी लेने की जरूरत। बोलो आया, क्लियर है, आगे बढ़े, आया। अच्छा अब इनमें से अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, लेकिन ओपीसी के बारे में एक चीज नहीं पढ़ी, क्या, जो एग्जाम में आ सकती है, आती भी है। ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी कौन बन सकता है, नेचुरल पर्सन अपन जैसे लोग, इंडियन सिटीजन जिसके ऊपर भारत की नागरिकता हो, और रेजिडेंट होना चाहिए, लेकिन रेजिडेंट वाला पॉइंट ऑप्शनल है, चाहो तो फुलफिल करो चाहो तो। आया, तो जो मेंबर है उसको एक नॉमिनी फाइंड करना पड़ता है, और नॉमिनी का नाम किस में देना पड़ता है स्पाइस, और भेज दो, इस तरह से नॉमिनी बन जाता है आपकी कंपनी का, और उसका नाम एमओए के 7वें नंबर क्लोज में लिख देते हैं, ठीक है। नॉमिनी को रखने से पहले उसकी राइटिंग में क्या ली जाती है, कंसेंट, वो लिख के देता है कि मैं आपकी कंपनी का क्या बनने वाला हूं, नॉमिनी, ठीक है। क्या नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं, मेंबर बोलता है मेरे को नॉमिनी चेंज करना है, यस यू कैन। कैसे करेंगे, मेंबर टेल विदिन 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ चेंज, मतलब जब से चेंज किया उसके 30 दिनों में आरओसी को इंटीमेट कर देगा। कुछ भी नहीं, हम जिसको रखना नहीं चाहते तो हटा के उसकी जगह नए बंदे को रख लो, और नए बंदे का नाम INC 4 में किसको इंटीमेट कर दो, आरओसी को, कितने दिन में, 30 दिन में नॉमिनी चेंज हो गया।
तो यहाँ पे तो किसने चेंज किया नॉमिनी को? मेंबर ने। लेकिन नॉमिनी जा रहा है, नॉमिनी बोल रहा है कि मेरे को अब नॉमिनी, मेंबर बोल रहा है पागल है क्या, रह लेना, पागल है क्या, नहीं मेरे को तो जाना है। तो नॉमिनी क्या अब कंसेंट विड्रॉ कर सकता है क्या? हाँ, अगर नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, यानी कि वो नॉमिनी रहना, तो वो किसको इंटीमेट करेगा? कंपनी को भी इंटीमेट करेगा, मेंबर को भी इंटीमेट करेगा। अब मेंबर की जिम्मेदारी 15 दिन में नया नॉमिनी ढूंढेगा, और अगले 15 दिन में किसको इंटीमेट कर देगा? आरओसी को, कि हमारा ये नया नॉमिनी है। सारा काम कितने दिन में हो जाना चाहिए? 30 दिन। 30 दिनों में, 30 दिन जब से उसने अपनी कंसेंट, मतलब आरओसी के पास नए नॉमिनी का नाम 30 दिन में पहुंच जाना, और आपको नया नॉमिनी 15 डेज में ढूंढना है। 30 दिन में 15 डेज क्या मिले? बोलो आया? बहुत नॉर्मल पॉइंट है ये। यार मेरे बच्चे, आया समझ? सेक्शन नंबर 11 दुनिया में नहीं रहा। सेक्शन नंबर 12 किसका होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। हर कंपनी का क्या होता है? एक रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस, ध्यान रखना, कंपनी के पास 30 दिन में, जब से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 30 दिन में कंपनी के पास क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड ऑफिस। कभी फ्यूचर में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो आरओसी के पास कौन से फॉर्म में इंटीमेट करेंगे? आईएनसी 22 में। अच्छा, चेंजेस कैसे करेंगे? विद इन द सेम सिटी, यानी कि इंदौर का इंदौर में ही चेंज कर रहे हो, तो इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत, लेकिन आप वन सिटी टू अनदर सिटी कर रहे हो, मतलब इंदौर से भोपाल ले जा रहे हो ऑफिस, तो सिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्टेट मध्य प्रदेश, तो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। लेकिन आप एक आरओसी से दूसरे आरओसी के पास ले जा रहे हो, लेकिन सेम स्टेट। स्टेट क्या है मेरे बच्चे? सर ये तो इंडिया में दो जगह पॉसिबल है, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु, क्योंकि हर स्टेट में कितने आरओसी होते हैं? एक। लेकिन दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे कितने आरओसी हैं? समझ में आया? तो मुंबई से पुणे जा रहा हूं, मुंबई से पुणे, तो आरओसी भी चेंज होगा, सिटी भी चेंज होगी, आरओसी भी चेंज होगा, और तो इसके लिए एसआर तो लगेगा लगेगा, साथ ही साथ हमको किसकी अप्रूवल लेनी है? आरडी की अप्रूवल। और आरडी के पास एप्लीकेशन भेजो, आरडी 30 दिन में क्या पास कर देगा? ऑर्डर। उस ऑर्डर की कॉपी 60 दिन में किसको भेज देंगे हम? आरओसी। और आरओसी 30 दिन में हमको क्या कर देगा? सर्टिफाइड, कि जा बेटा जा। अगर इसमें पता हो तो एक पॉइंट छूट रहा है, वन स्टेट टू, मैं महाराष्ट्र से चेन्नई जा रहा हूं, मैं एमपी से राजस्थान जा रहा हूं, स्टेट चेंज कर रहा हूं, तो उसका तो इसमें लिखा हुआ है ही नहीं। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वो सेक्शन नंबर 13 में आएगा, क्योंकि वहां पे एमओए चेंज होगा ना। मेरे को बताओ, एमओए में सेकंड नंबर जो स्टेट क्लोज होता है, सिचुएशन क्लोज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है, उसमें क्या लिखा होता है? स्टेट का नाम। तो स्टेट चेंज होगा तभी तो वो हिट होगा। तो इन तीनों में क्या स्टेट चेंज हो रहा था क्या? नहीं। यहां पे तीनों में स्टेट चेंज, तो एमओए भी चेंज, लेकिन वन सिटी टू अनदर सिटी जाओगे तो एमओए क्या होगा? चेंज। और कौन सा सेक्शन लगेगा? 11। एक बार इसको रीड कर लो, 12 को फटाफट। डन। अब देखो, एमओए चेंज करना है। एमओए में कितने क्लोज होते हैं? 6। चेंज 5 में ही कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या चेंज करोगे? साइन चेंज करोगे क्या? तो चेंज कितने में कर सकते हैं? 5, स्टार्टिंग के 5। पहला कौन सा होता है? नेम क्लोज। नेम क्लोज में चेंज करना है तो दो सेक्शन लगते हैं, 13 और 16। 13 होता है वॉलेंट्री चेंज, आप अपने हिसाब से नाम चेंज कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख लो, तो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कब लेते हैं? जब हमारा आगे का नाम चेंज हो रहा हो, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो एबीसी चेंज हो रहा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, क्या चेंज हो रहा है? एबीसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगती है, लेकिन ये पावर अब आरओसी के पास है। सेक्शन नंबर 16, कंपलसरी चेंज इन नेम। कंपलसरी मतलब न चाहते हुए भी आपको नाम चेंज करना ही पड़ेगा। क्यों? कैसे? देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि तुम्हारा नाम किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता है, तो आपको नाम चेंज करने के लिए कहेगा। और आपको कितने महीने में नाम चेंज करना है मेरे बच्चे? 3 महीने में। क्या पास करके? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। समझ में आया? और जब से आपने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया, उसके 15 डेज में हम किसको इंटीमेट कर देंगे? आरओसी को। लेकिन दूसरा केस, एक और सिचुएशन है, इसमें दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन।
दोनों में से कोई भी हो सकती है। दूसरी सिचुएशन में लिखा हुआ है आपने कंपनी बनाई है रिबूक, असलियत में कौन सी कंपनी है? रिबोक। आपने कौन सी बनाई? रिबूक। तो रिबोक कंपनी, ओरिजिनल कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगी कितने साल में? 3 साल में, जब से डुप्लीकेट कंपनी बनी है। कितने साल में? जब से डुप्लीकेट कंपनी बनी उसके 3 साल में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसने मेरा नाम क्या करा है? चोरी करा है, इसको बोलो अपना नाम चेंज करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी, हाँ सही में मिलता जुलता है, तो उसको बोलेगी नाम चेंज कर। और उसको नाम चेंज करना पड़ेगा कितने समय में? 3 महीने में। क्या पास करके? और जब से ओआर पास किया उसके 15 डेज में किसको इन्फॉर्म कर? यहाँ पे पहले 3 की जगह 6 महीने था, अब यहाँ पे 3 महीने हो गया है। डन मेरे बच्चे? किसी को डाउट? आगे समझ? ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो रजिस्टर्ड ऑफिस एमओए चेंज कब होगा? जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाना है, तो पहले बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? बीआर। फिर जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। और इसमें हमको रीजनल डायरेक्टर की क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? INC 23। न्यूज़पेपर में क्या करेंगे? पब्लिश। एप्लीकेशन भेजने के 30 दिन पहले न्यूज़पेपर में क्या करेंगे मेरे बच्चे? पब्लिश। और साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को भी इंटीमेट कर देंगे कि सुनो भाई, हम स्टेट छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, एनओसी क्रेडिटर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का कोई ऑब्जेक्शन, तो आरडी 15 डेज में क्या पास कर देगा? ऑर्डर कि जा बेटा जा, दूसरे स्टेट में जाके जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आया, क्रेडिटर ने बोला नहीं पहले हमारा पैसा मिलेगा तब जाके हम हाँ बोलेंगे, तब जाके हम एनओसी देंगे, तो बेटा अगर ऑब्जेक्शन आया तो ऑब्जेक्शन की क्या होगी? सुनवाई। फिर सुनवाई के बाद ऑर्डर पास करेगा कितने दिन में? 60 दिन में। देखो एनओसी नहीं आया तो जल्दी ऑर्डर पास हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्शन आया तो प्रोसेसिंग में समय लगता है ना बेटा, तो कितने दिन में ऑर्डर पास होगा? 60 दिन में। और किसको पास होगा ऑर्डर? कंपनी को। फिर कंपनी उस ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगी? आरओसी को 30 दिन में। और आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा जिसपे नई एड्रेस लिखी हुई होगी। डन? डन? और अगर आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो, बिजनेस एक्टिविटी चेंज करते हो, तो कैसे करोगे? तो सुनना अगर किसी कंपनी ने पब्लिक से फंड रेज किया है, किससे रेज किया है? क्या इशू किया होगा कंपनी ने? प्रोस्पेक्टस। यार पब्लिक से फंड कैसे रेज करते हैं? प्रोस्पेक्टस इशू करके। तो कंपनी ने क्या इशू किया मेरे बच्चे? प्रोस्पेक्टस इशू किया है। और पब्लिक से क्या रेज किया है? फंड रेज किया है। मान लो 100 करोड़ रुपए रेज किए। अच्छा, कंपनी पब्लिक से पैसा लिया है तो कहीं ना कहीं तो लगाएगी। मान लो कंपनी यूनिवर्सिटी में लगाएगी, है ना? 70 करोड़ में यूनिवर्सिटी बन गई, तो इतना पैसा क्या हो गया मेरे बच्चे? यूटिलाइज। कितना बचा अभी भी? तो इसको क्या बोलेंगे? अनयूटिलाइज। अब यूनिवर्सिटी तो बन गई, अब ये 30 करोड़ के कंपनी शेयर होल्डर्स को वापस करेगी, इस पैसे को किसी दूसरी एक्टिविटी में लगाएगी, अदर एक्टिविटी में। कहां लगाएगी मेरे बच्चे? और अदर एक्टिविटी में लगाना है तो एमओए चेंज करना पड़ेगा। एमओए में वो अदर एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी ना। अभी तो एमओए में सिर्फ क्या लिखा हुआ होता? यूनिवर्सिटी। अब कुछ और भी लिखना है आपको, तो ऑब्जेक्ट क्लोज क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लगेगा? एसआर। वो भी एसआर किससे? पोस्टल बैलेट से। किससे? इससे पास करना पड़ेगा मेरे बच्चे? पोस्टल बैलेट से। और न्यूज़पेपर में भी क्या करना पड़ेगा? पब्लिश। आया? अब एसआर में कितनी कंसेंट चाहिए होती है? 75। मान लो 80% मिल गई। कितनी मिल गई? तो 20% क्या होंगे? डिसेंट। क्या होंगे? डिसेंट। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे देंगे? एग्जिट ऑप्शन। जो मांगेगा, ऐसे नहीं कि उनको घर घर जाके बोल कितने पैसे हुए तेरे लिबाकट, नहीं। जो रोएगा कि सर मैं डिसेंट हूं, मेरे को तो अपने शेयर वापस देने, मेरे को तो कंपनी से फ्री होना है, ले जा पैसे, ले जा तेरे। आया? क्लियर है? उनको एग्जिट ऑप्शन दे देंगे। डन? चलो, सेक्शन नंबर 14 किसका होता है? ऑल्ट्रेशन इन एओए। अगर एओए में ऑल्ट्रेशन करना है तो 2 रीजन हो सकते हैं, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करो या प्राइवेट को, क्योंकि एओए में वो 3 रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी वाले याद है, वो हटाओगे या इंसर्ट करोगे। तो सुनो, प्राइवेट से किस में जा रहे हो आप? तो अभी तो प्राइवेट कंपनी है, तो 3 रेस्ट्रिक्शन लिखे हुए हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो हटाना पड़ेगा तो एओए को क्या करना पड़ेगा? चेंज। एओए को क्या करना पड़ेगा?
और इसके लिए क्या पास करना है, एसआर। और कौन सा फॉर्म फाइल करना है, आईएनसी। आईएनसी 27 एक्चुअली इज व्हाट, कि इसमें हम इंटीमेशन देते हैं आरओसी को कि आरओसी अब हम प्राइवेट कंपनी ना रहे, हम क्या बन चुके हैं, पब्लिक कंपनी। कितने दिन में बताएंगे, 15 डेज। 15 डेज कहां से, जब से क्या पास हुआ, एसआर। लेकिन अगर पब्लिक से प्राइवेट, पब्लिक मतलब बड़ी कंपनी, प्राइवेट मतलब छोटी, बड़ी से छोटी में जाओगे तो जरूर तुमने कुछ कांड किया होगा, बीच में गवर्नमेंट आएगी, तो सुनना क्या पास करना पड़ेगा इसके लिए, एसआर। और किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, लेकिन अब ये पावर किसके पास है, आरडी के पास। और आरडी ने अगर अप्रूवल दे दी तो कौन सा फॉर्म फाइल कर देंगे, आईएनसी 27। इस बार आईएनसी 27 15 डेज में कहां से, जब से आरडी का क्या पास हुआ, और वहां पे 15 डेज कहां से देखा था, एसआर से। आया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 में क्या था, टाइटल, 2 में डेफिनेशन, 3 में क्या था, 3 तरह की कंपनी बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट और 3A में क्या था, वो 6 महीने वाला पॉइंट था। 4 में क्या था, एमओए, 5 में एओए, 6 में एमओए एओए एज पर कंपनीज एक्ट, 7 में इनकॉर्पोरेशन, 8 सेक्शन 8 कंपनी, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंक्लूसिव एविडेंस, हाँ। और सेक्शन नंबर 10 में इफेक्ट ऑफ एमओए एओए। 11 दुनिया में नहीं रहा। 10A में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 11 दुनिया में नहीं रहा। 12 में रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 में ऑल्ट्रेशन इन एमओए और 14 में ऑल्ट्रेशन इन एओए। 15, अब आपने एमओए एओए चेंज किया तो आपके पास तो गोडाउन में बहुत सारी, मतलब कंपनी के ऑफिस में बहुत सारी पुरानी कॉपियां भी पड़ी होगी, तो उसको रद्दी में फेंक दें कि उसमें जहां जहां चेंज हुआ है वो चेंज कर लें, जहां जहां चेंज हुआ है वहां। क्योंकि यार आपने एमओए में या एओए में चेंज किया होगा 1 लाइन 2 लाइन या पूरा पेज, तो उस पेज को हटा के नया लगा दो। 1 लाइन है तो लाइन के ऊपर व्हाइट पट्टी चिपका के नया टाइप करवा दो। फालतू क्यों रद्दी में फेंक रहे हो इतनी सारी चीजें। तो 15 बोलता है अपडेशन टू बी मेड इन एवरी कॉपी, यानी कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में जितनी भी कॉपियां एमओए एओए की रखी हुई हैं उन सबको क्या कर दो, अपडेट। क्या कर दो, सेक्शन नंबर 16 ऊपर पढ़ा दिया, कंपलसरी चेंज इन नेम। 17, मेंबर एप्लीकेशन देता है, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, इसको एप्लीकेशन देता है कंपनी को विथ फीस कि मेरे को एमओए एओए दे दो, क्या कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी, हाँ। बोलो आया। तो एमओए एओए की अगर आपको कॉपी चाहिए, किसकी कॉपी चाहिए मेरे बच्चे, एमओए एओए, या सेक्शन नंबर 117 के डॉक्यूमेंट, याद करो 117 में एसआर हम फाइल करते हैं, एमजीटी 14 में आरओसी के पास, तो सारे पब्लिक डोमेन के डॉक्यूमेंट है, उनकी भी कॉपी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या भेजनी पड़ती है, एप्लीकेशन। किसके पास, कंपनी के पास, और कंपनी आपको 7 दिन में उसकी फोटोकॉपी अवेलेबल। बोलो आया। 18 किसका होता है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी। अगर आप किसी भी कंपनी का कन्वर्जन करते हो तो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। 19, सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स, देखो होल्डिंग सब्सिडरी कैसे होता है, होल्डिंग कंपनी ने किसके शेयर्स खरीदे मेरे बच्चे, देखो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है बताओ, होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, जिसने सब्सिडरी कंपनी के कितने लिए हों, मोर देन 50% शेयर्स। तो इस सब्सिडरी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा, सही है कि नहीं है, सब्सिडरी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, सब्सिडरी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा हुआ होगा, होल्डिंग कंपनी का। राइट और नोट, अरे राइट और नोट, बिल्कुल। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स ले सकती है, तभी तो वो होल्डिंग बनेगी, क्या वाइस वर्सा हो सकता है, नहीं। सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर्स, ऐसा सेक्शन नंबर 19 ने बोला। तो 19 बोलता है सब्सिडरी कंपनी नॉट टू इन्वेस्ट इन होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती, उसमें इन्वेस्टमेंट, लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं जिसमें वो क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। सब्सिडरी किसके होल्ड कर सकती है, होल्डिंग के। 3 सिचुएशन कब, सब्सिडरी बनने से पहले, मान लो सब्सिडरी बनने से पहले ही उसने शेयर्स खरीद लिए थे, जब वो होल्डिंग कंपनी नहीं थी, तो क्या बेचे, क्या नहीं, रखे रहने सकते हो। दूसरा, एज अ ट्रस्टी मिले हो, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के पास अपने शेयर्स रखवाए कुछ समय के लिए एज अ ट्रस्टी, तो क्या सब्सिडरी कंपनी रख सकता है अपने पास, हाँ। या फिर कोई मर गया,
और वो सब्सिडरी के नाम कर गया शेयर्स, तो एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रख सकता है क्या? हाँ। तो इन 3 सिचुएशन में होल्ड कर सकता है, लेकिन कभी एक्वायर, एक्वायर अलग है, होल्ड अलग है। होल्ड कर सकता है लेकिन एक्वायर आया। अच्छा, कंपनी जब भी डॉक्यूमेंट भिजवाती है, कंपनी क्या करती है? आपने देखा होगा जनरल मीटिंग होती है तो अपन नोटिस भिजवाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मतलब जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटिस, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये कंपनी कैसे भिजवाती है, किस तरीके से भिजवाएगी? तो सुनना, अगर कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंट भिजवाने हैं या ऑफिस, मतलब जैसे अभी बोल रहा है कि कंपनी के पास भिजवाने हैं, तो जैसे तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट कंपनी के पास भिजवाना है तो कंपनी की एड्रेस पे भिजवा दो या ऑफिसर के नाम से, टू द, मतलब टू द कंपनी लिख दो या टू दी ऑफिसर, मैनेजर, एमडी, उसका नाम लिख दो। और कहां भिजवा दो? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहां भिजवा दो मेरे बच्चे? कैसे भिजवा दो? कोरियर से या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट? कैसे भिजवाओगे? कोरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। बोलो आया। अच्छा, कंपनी भिजवा रही है तो कंपनी भी कैसे भिजवाएगी? कोरियर, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस भिजवा रही है तो उसमें 48 घंटे जोड़ लेना। कितने घंटे जोड़ लेना? क्योंकि पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? 48 घंटे। और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट कंपनी भिजवा रही है तो जितना समय पहुंचने में लगता है उतने दिन काउंट करना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्योंकि जगह के हिसाब से है। कहीं दूर भेजोगे तो 5 दिन भी लग सकते हैं। तो जनरल मीटिंग के अलावा कोई दूसरा नोटिस भिजवाया है, कुछ और भिजवाया है, तो जितना समय लगता है उतना जोड़ लेना। लेकिन जनरल मीटिंग के नोटिस में चाहे कितने दिन में भी पहुंचे, हम तो कितने दिन जोड़ेंगे मेरे बच्चे? 48 आवर्स। कितने जोड़ेंगे? डन डन। अब निधि कंपनी में इसमें अमेंडमेंट क्या? निधि कंपनी में किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए से ज्यादा के शेयर्स ले रखे हैं। कितने से ज्यादा? 1000 से ज्यादा के शेयर्स ले रखे हैं, या फिर 1% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा का ले रखा है, विच एवर इज लोअर, तो उनको पर्सनली भेजेंगे। जैसे जनरल मीटिंग का नोटिस भी है, ध्यान रखना है, जनरल मीटिंग में पूछ सकता है। जनरल मीटिंग का नोटिस निधि कंपनी में सभी शेयर होल्डर्स को पर्सनली भेजेंगे, लेकिन कब? कौन से शेयर होल्डर को पर्सनली भेजेंगे? जिनके पास 1000 रुपए से ज्यादा के शेयर्स हो या 1% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, विच एवर इज लोअर, उतने से ज्यादा है तो उनको पर्सनली भेजेंगे। लेकिन उससे कम है तो, जैसे मान लो संजना है, संजना के पास कंपनी के सिर्फ 10 रुपए के शेयर है, एक ही शेयर है 10 रुपए का, तो कंपनी ने इसको जनरल मीटिंग का नोटिस नहीं भेजा, चिल्ला बैठी वहां कंपनी में कि नोटिस नहीं भेजा, मीटिंग इनवैलिड। याद करो, पढ़ा था अपन ने, एक को भी नोटिस नहीं भेजा तो मीटिंग, कंपनी बोलेगी हम निधि कंपनी है। सेक्शन नंबर 20 में लिखा हुआ है, हमने अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया ना, मतलब तुम्हारे पास पहुंच गया। हम छोटे मोटे लोगों को पर्सनली नहीं भेजते। तुम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ो 2 रुपए का खरीद के, हम तुम लोग को घर पे नहीं भेजेंगे नोटिस वोटिस। आया? तुम्हें नोटिस चाहिए, वीआईपी बनो। वीआईपी मतलब 1000 से ज्यादा के शेयर्स ले लो, फेस वैल्यू नॉट मार्केट वैल्यू, या 1% ऑफ पेड अप के लिए ज्यादा ले लो, तब जाके हम आपको पर्सनली भेजेंगे, अदरवाइज पर्सनली। तो एक अच्छा प्रोविजन था ये वाला। ठीक है मेरे बच्चे, तो सेक्शन नंबर 1 से लेके 20 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब हम दूसरे पड़ाव पे जाते हैं, सेक्शन नंबर 23 से। अब क्योंकि 21, 22 काम का नहीं है, उसमें तो लिखा हुआ है कंपनी के डॉक्यूमेंट, हुंडीज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन कौन करेगा? केएमपी करता है। करे स्टार्ट 23, 20 तक याद हो जाएंगे, पूरे याद हो जाएंगे 20 तक। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 23। अब सेक्शन नंबर 23 क्या होता है मेरे बच्चे? इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर एक कंपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, क्या इशू करना चाहती है? हाँ जी, सेक्शन नंबर 23। अब सेकंड स्लॉट में हम पढ़ेंगे 23 से लेके कंटिन्यू तक। 23 किसका होता है? इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अगर एक कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो 2 तरीके से, पब्लिक इशू लाएगी या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू लाती है तो 2 चीजें होती है, आईपीओ या एफपीओ। फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक में देती है तो आईपीओ, सब्सिक्वेंट टाइम देती है तो क्या बोलते हैं? एफपीओ। प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स किसको देते हैं? स्पेसिफिक ग्रुप को। सेक्शन नंबर 42 लगेगा। तो सेक्शन नंबर 23 बोलता है कि आईपीओ एफपीओ पब्लिक कंपनी ला सकती है, हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक कंपनी ला सकती है, प्राइवेट कंपनी भी ला सकती है। बोनस इशू दोनों कंपनियां ला सकती है, और राइट इशू
दोनों कंपनियां ला सकती है मेरे बच्चे। आया मेरे बच्चे समझ? लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी आईपीओ एफपीओ, क्योंकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। डन मेरे बच्चे। सेक्शन नंबर 24। अब सेक्शन नंबर 24 किसका होता है कि जब भी शेयर्स को ट्रांसफर करेंगे, इशू करेंगे या डिविडेंड नहीं मिलता है लिस्टेड कंपनी में, तो इसके ऊपर किसके प्रोविजन प्रिवेल करेंगे? सेबी के। तो सेबी ने शेयर्स इशू करने के बारे में, ट्रांसफर करने के बारे में, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में क्या बना के रखे हैं? रेगुलेशंस। तो वो प्रिवेल करेंगे। और जो अनलिस्टेड कंपनी होगी उसके ऊपर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। लिस्टेड के ऊपर क्या लगेगा? या सीधी सी बात, लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो वैसी सेबी रेगुलेशन प्रिवेल करता है, और अनलिस्टेड में क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। बोलो आया? तो सेक्शन नंबर 23 हो गया, 24 हो गया। अब अगला कौन सा आता है? 25। किसका होता है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है मेरे बच्चे कि अगर एक कंपनी अपने शेयर्स किसके थ्रू देती है? इशू हाउस के थ्रू, जैसे अंडरराइटर हो गया, मर्चेंट बैंकर हो गया, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू देती है, जिसको बोलते हैं इशू हाउस। तो यहां पे अपन को वर्ड यूज करना है इशू हाउस, जो बुक में लिखा हुआ है। तो अगर एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में देती है, किसके थ्रू? इशू हाउस के थ्रू देती है, तो यहां पे जो पब्लिक में डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लेकिन इसमें शर्त है कि कंपनी को, ये इशू हाउस को, इशू हाउस पब्लिक में शेयर्स दे देगा 6 महीने में। कितने महीने में? 6 महीने। जब से कंपनी ने इसको दिए थे उसके 6 महीने में कंपनी में, सॉरी, पब्लिक में क्या इशू कर देगा? शेयर्स का अलॉटमेंट कर देगा। तब जाके उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आ गया? फिर अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 किसका होता है? कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टस हमेशा किसके पास फाइल करते हैं? आरओसी। जिस दिन आपने आरओसी को दिया उसके 90 दिन तक वो वैलिड रहता है, मतलब 90 डेज में वो प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू कर देना चाहिए। प्रोस्पेक्टस होता है, बनाते हैं, कहां भेजते हैं? आरओसी के पास। आरओसी के पास भेजने के बाद वो कितने दिन के लिए वैलिड है? 90 डेज। 90 डेज में वैलिड, मतलब 90 डेज में आपको किसमें इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस पब्लिक में। अन्यथा वापस नया प्रोस्पेक्टस बनाओ, फिर आरओसी का भेजो, अप्रूव करवाओ। तो ये कितने दिन के लिए वैलिड है? 90 डेज। तो प्रोस्पेक्टस में होता क्या क्या है? प्रोस्पेक्टस में 3 चीजें होती हैं। पहला, डेट लिखी हुई होनी चाहिए और सारे डायरेक्टर्स की क्या होनी चाहिए? साइन। दूसरी चीज, कंटेंट। इसके अंदर होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंफॉर्मेशन, और फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये सारी चीजें इसमें अटैच होती हैं। और ये सब चीजें किसने बता रखी हैं? सेबी ने। किसने बता रखी है? एक और स्टेटमेंट देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में कि हमने सारे कंप्लायंस, हमारे ऊपर कोई नॉन कंप्लायंस, और एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट लगता है। एक्सपर्ट मतलब सीए, सीएस जो प्रैक्टिस में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो एडवोकेट, तो जो प्रैक्टिस में है वो उनसे स्टेटमेंट बनवाना पड़ता है। क्या स्टेटमेंट बनवाना पड़ता है? वो एक्सपर्ट लिख के देगा कि सारा कंप्लायंस हो गया है और मैं जो एक्सपर्ट हूं, मैं कंपनी के फॉर्मेशन में एंगेज, मैं कंपनी बनाने में मैं इन्वॉल्व, ठीक है, और मैं अपनी कंसेंट देता हूं कि कंपनी ने प्रॉपर कंप्लायंस किया है, प्रोस्पेक्टस बढ़िया बना हुआ है, और मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ, तो ऐसा उसको लिख के देना पड़ेगा मेरे बच्चे। ठीक है, फिर हम कहां भेज देंगे? आरओसी के पास, और आरओसी उसको अप्रूव कर देगा। और कितने दिन के लिए वैलिड है? 90 डेज। तो उस प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिख देना कि हमने इसकी कॉपी आरओसी के पास भेज दी है, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच हैं उसकी लिस्ट भी बना के दे देना। बोलो आया? क्लियर है? तो ये सेक्शन नंबर कौन सा हो गया? 26। 27 हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर एक कंपनी ने पब्लिक से फंड रेज किया है और कोई अनयूटिलाइज अमाउंट है, उस पैसे को कहीं और लगाना चाहती है, तो एसआर, पोस्टर बैलेट और एग्जिट ऑप्शन, एक बार रीड करके देखो। तो इसमें उसमें फर्क क्या है? यहां पे तो प्रोस्पेक्टस की टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन इसका कंसीक्वेंसेस क्या है? ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना। तो जब 27 लगेगा तो 13 भी लगेगा साथ में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोज भी साथ में चेंज होगा ना। हो गया? 27 हो गया। अब आता है अगला 28, ऑफर ऑफ सेल बाय सर्टेन मेंबर। ऑफर ऑफ सेल बाय, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जनरली प्रमोटर्स, अपने शेयर्स किसको देते हैं? पब्लिक को। सॉरी, पब्लिक को कैसे देते हैं? इनडायरेक्टली।
वो डायरेक्टली नहीं देते, कैसे देंगे पब्लिक में? इनडायरेक्टली। कैसे देंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स देगा कंपनी को, और कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि ये शेयर्स किस में दे दो? पब्लिक में। फिर पब्लिक पैसे देगी, और पैसे किसको देगी? कंपनी को। फिर कंपनी यही पैसे किसको दे देगी? शेयर होल्डर को, अपना खर्चा पानी काट के। समझ में आया? सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डायरेक्टली पब्लिक में क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक में देगा यानी कि प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है। तो प्रमोटर अपने शेयर्स क्यों बेच रहा है? मार्केट में नेगेटिव न्यूज जाएगी, सही है कि नहीं है? तो इसलिए वो किसके थ्रू इशू करता है? पब्लिक के थ्रू, सॉरी कंपनी के थ्रू। किसके थ्रू इशू करता है? तो यहां पे कंपनी ने, क्या कंपनी की पेड अप कैपिटल में कोई फर्क पड़ेगा? क्या कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल? ना पैसा क्या कंपनी के पास पैसा आना है क्या? ये क्या कंपनी के शेयर्स इशू हुए क्या? कंपनी तो जरिया है जो उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स किसको इशू करे मेरे बच्चे? पब्लिक में। तो इसमें कुछ कंडीशंस ध्यान रखना। एप्लीकेशन मनी जो 5% होनी चाहिए, एप्लीकेशन पे कितने रुपए आने चाहिए? 5%। वो प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा पैसा एक साथ आ जाता है। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल के रूप में पैसा नहीं आता, यहाँ पे पूरा पैसा लमसम आ जाता है। फिर उसके बाद जो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है वो भी प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब तक 90% पब्लिक ना ले ले तब तक अब हम अलॉटमेंट, यहाँ पे 90% की भी जरूरत है। 90% ना मिले तो भी हम पब्लिक में क्या कर देंगे? अलॉटमेंट। और प्रोस्पेक्टस में ये लिखने की जरूरत नहीं कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा, क्योंकि यार ऑफर फॉर सेल ला रहा हूं तो बट ओबियस सारा पैसा कहां जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास। कंपनी के पास रहेगा क्या? तो कंपनी इसका यूटिलाइज किसी प्रोजेक्ट में करेगी क्या? बोलो आया। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 29। कौन सा सेक्शन है मेरे बच्चे? 20। अब सेक्शन नंबर 29, शेयर्स इन डीमेटलाइज फॉर्म। शेयर्स कौन से फॉर्म में होने चाहिए? डीमेटलाइज फॉर्म में। सब सेक्शन नंबर 1, कंपनी जो भी पब्लिक ऑफर ला रही है, पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ और एफपीओ, तो सारे शेयर्स कौन से फॉर्म में होने चाहिए? डीमेटलाइज। इसका रूल नंबर 9 है। रूल नंबर 9 में लिखा हुआ है प्रमोटर के पास जितने भी शेयर्स पड़े हुए हैं कंपनी के, वो भी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करवा दो? बोलो आया। फिर सबसेक्शन नंबर 1A, सबसेक्शन नंबर, वो बोलता है जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी मेरे बच्चे? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी अपने शेयर्स को किस में कन्वर्ट करवा देगी? डीमेटलाइज। इसका बना हुआ है रूल नंबर 9A। कौन सा बना हुआ है? और इसने बोला कि अगर कोई पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करेगी किसी को भी, वो भी सारे शेयर्स कौन से फॉर्म में होने चाहिए? डीमेटलाइज फॉर्म में। अब क्या बोलता है रूल नंबर 9A? ध्यान रखना। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी 2 अक्टूबर 2018, ये अमेंडमेंट कब आया? 2 अक्टूबर 2018 के बाद। 2 अक्टूबर 2018 के बाद जो भी इनके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनके लिए किसको एप्लीकेशन देंगे? डिपॉजिटरी को, कि हमारे सारे शेयर्स किस में कन्वर्ट कर दो? डीमेटलाइज। एंड फ्यूचर में पब्लिक कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी या ट्रांसफर करेगा कोई शेयर होल्डर, तो उनके भी शेयर्स किस में होने चाहिए? डीमेटलाइज फॉर्म में। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हर साल एनुअल फीस का पेमेंट करना है टाइम पे। किसको? डिपॉजिटरी को। हमारे देश में डीमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? डिपॉजिटरी। टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा, और सेबी ने जो प्रोविजन बना के रखे हैं उसका भी क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों में से कोई भी कंप्लाई नहीं किया, एनुअल फीस का पेमेंट नहीं किया, सेबी के प्रोविजन कंप्लाइंस नहीं किया, डिफॉल्ट किया आपने, तो आप ना बायबैक कर सकते हो, ना बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, ना ही राइट इशू। टिल कब तक? जब तक कि आप पेमेंट ना कर दो। आया। एक और कंप्लाइंस है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के ऊपर कि वो उसको साल में 2 बार, साल में कितनी बार? 2 बार आरओसी के पास एक स्टेटमेंट PS6 में सबमिट करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल। रिकंसाइल करना पड़ेगा हमारे हिसाब से डिपॉजिटरी के पास कितने शेयर्स हैं और एक्चुअल में डिपॉजिटरी के पास कितने शेयर्स हैं, इनको रिकंसाइल करना पड़ता है। उसका स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में जाएगा? PAS6। कितने दिन में? 60 डेज, जब से हाफ ईयर एंड हुआ। अच्छा, पहला हाफ ईयर कब एंड होगा? हाफ ईयर चालू होगा अप्रैल से, तब तक सितंबर, तो सितंबर से 60 दिन काउंट करोगे तो 29 नवंबर आएगी, तो 29 नवंबर तक PS6 भेजना पड़ेगा।
फिर अगला 6 महीने अक्टूबर से लेके क्या आएगा, मार्च। तो मार्च 31 मार्च से 60 दिन काउंट करोगे तो क्या आएगी, 30 मई। तो आपको ये PS6 क्या करना पड़ेगा, फाइल। बोलो आया। तो कुल मिला के इन सबको अपने शेयर्स किस में रखने पड़ेंगे। इनके अलावा कोई दूसरी कंपनी बची, कौन सी बची, प्राइवेट, उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो डिपॉजिटरी मोड में रखे, वो चाहे तो फिजिकल। लेकिन इसके ऊपर भी अमेंडमेंट आ गया है, ये 3-4 दिन पहले की बात है, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, ग्रुप पे भी भेजा था मैंने। 3-4 दिन पहले ही अमेंडमेंट आया था। क्या अमेंडमेंट आया था कि अब प्राइवेट कंपनी को भी कंपल्सरीली अपने शेयर्स डीमेटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी को भी, मतलब कितने दिन में करना है, 31 मार्च 2023 निकल गई, वहां उस दिन या उसके बाद कोई भी प्राइवेट कंपनी बनी है, उनको 18 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 18 महीने मतलब 1.5 साल, मतलब 31 मार्च 2023 से 1.5 साल काउंट कर लो, मतलब अगले साल और अगले साल का भी 6 महीने, सितंबर तक अगले साल के, आपको अपने सारे शेयर्स कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं, डीमेटलाइज फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, तो अब तो सभी कंपनियों के शेयर्स क्या हो गए, डीमेटलाइज। और ध्यान रखना, आने वाले 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद जब ये सारे डीमेटलाइज हो जाएंगे, कंपनी लोग के बहुत सारे सेक्शंस और हटने वाले हैं। सेक्शन नंबर 56 हट जाएगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर करना हट जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेक्शन है जो हटने वाले हैं, बहुत सारे सेक्शन हट जाएंगे, क्योंकि पहले ये सेक्शन फिजिकल शेयर्स के लिए थे, प्राइवेट कंपनी के फिजिकल शेयर्स थे, अब वो भी आ गया, अमेंडमेंट आया, ठीक है। लेकिन वो 1.5 साल बाद हटेंगे, अभी तो नहीं हटेंगे। मेंटली प्रिपेयर तो रहना ही पड़ेगा कि हाँ ये सेक्शंस हटने वाले हैं। डन मेरे बच्चे, आया यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब 29 हो गया। 30 क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का न्यूज़पेपर में क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। 31 किसका होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने समय के लिए वैलिड है, 1 साल। जब से इशू किया वहां से 1 साल तक आप कितनी बार भी शेयर्स इशू कर लो, बार बार आपको प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना ही आरओसी को। लेकिन सब्सिक्वेंट इशू में आपको आरओसी को और पब्लिक को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा, कितने शेयर्स दे रहे हो, कितने रुपए में दे रहे हो। तो वो कौन से फॉर्म में देते हैं, PAS2 में। बोलो आया। 32 में क्या आता है, सेक्शन नंबर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अगर एक कंपनी आईपीओ लाती है बुक बिल्डिंग मेथड से, जिसमें हमको प्राइस पता, तो वहां पे इनविटेशन के रूप में क्या इश्यू होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस लिखी हुई नहीं होती, उसी के ऊपर ही क्या होती है, बिडिंग होती है। क्वांटम ऑफ शेयर्स या प्राइस, दोनों में से एक चीज क्या होती है, मिसिंग होती है। दोनों में से एक चीज क्या होती है, मिसिंग होती है। फिर बिडिंग होती है, प्राइस निकल जाती है, और प्राइस निकलने के बाद वो रेड हियरिंग में प्राइस लिख दो, तो वो क्या बन जाता है, प्रोस्पेक्टस। और वो कहां फाइल कर दो, आरओसी के पास। 33 एब्रीज प्रोस्पेक्टस के साथ हमेशा क्या अटैच होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म। एब्रीज प्रोस्पेक्टस के साथ क्या अटैच होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म। बोलो आया। और सेक्शन नंबर 34 से लेके 38 तक तो पेनल्टी है, वो तो याद करनी पड़ेगी। 34 से 38 तक याद करनी पड़ेगी पेनल्टी। अब हमको क्या पढ़ना है, 39। तो 39 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल। सेक्शन नंबर 1 क्या था, टाइटल। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन। 3 में 3 तरह की कंपनी। 3A में 6 महीने वाला प्रोविजन। सेक्शन नंबर 4 में MOA। 5 में, 6 में, ठीक है, 7 में इनकॉर्पोरेशन, स्पाइस प्लस, पार्ट ए पार्ट बी। सेक्शन नंबर 8 चैरिटेबल वाली कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, नाम के पीछे कुछ नहीं लगता, ठीक है। 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की COI जो मिल गया, क्या है, कॉन्क्लूसिव। इसको बना लेना, बहुत बड़ी चीज है, बढ़िया चीज है। इसको बनाने के बाद आपको ऐसे सब याद हो जाएगा, सब है ना। 9 में क्या था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 10 में क्या था, इफेक्ट ऑफ MOA AOA, है ना। MOA AOA में जो लिखा हो बाइंडेबल नेचर करेगा, लेकिन AOA नॉट फॉर आउटसाइडर्स, वो सोलिसिटर वाला एग्जांपल। 10A में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि जब भी आपका COI मिल गया 15 डेज में क्या करना पड़ेगा, 15 डेज 180 दिन। कौन सी कंपनी, कंपनी
हैविंग अ शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल को ये फाइल करने की जरूरत, कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? 20A में, INC 20A। सेक्शन कौन सा था? 10A। रूल कौन सा था? 23A। कितने दिन में देना पड़ेगा डिक्लेरेशन? 180 दिन। कौन देगा? डायरेक्टर। कि हमारे सब्सक्राइबर ने कॉल्स का पेमेंट, बोलो आया मेरे बच्चे समझ? किसी को डाउट? उसके बाद उसको CC भी मिल जाएगा। 11 दुनिया में नहीं रहा। 12 किसका होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। 13 में ऑल्ट्रेशन इन MOA, MOA में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं इजीली, नेम में चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस, और अपन ने ऑब्जेक्ट पढ़ा। लाइबिलिटी कैपिटल तो नॉर्मल है, ठीक है। 14 में क्या था? ऑल्ट्रेशन इन AOA। AOA में ऑल्ट्रेशन दो तरीके, पब्लिक इनटू प्राइवेट, पता है वो भी। 15 में जो MOA AOA में ऑल्ट्रेशन हुआ उसको अपडेट कर लो। 16 में कंपलसरी चेंज इन, याद करो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिबोक गई थी कि रिबुक बन गई है, फिर रिबुक का नाम चेंज करने के लिए कहा, 3 महीने में नाम चेंज हो, 15 डेज में ROC को इंप्लीमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 17 में क्या था? किसी को भी MOA AOA की कॉपी चाहिए तो एप्लीकेशन दो फीस के साथ, 7 दिन में फोटोकॉपी मिल जाएगी। 18 में कन्वर्जन करना है तो क्या पास करना पड़ेगा? SR। 19 सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के शेयर्स। 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपनी अगर कोई डॉक्यूमेंट भिजवाती है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर से भिजवाएगी। जनरल मीटिंग का नोटिस है तो 48 घंटे जोड़ लेना। इसके अलावा कोई और है तो एक्चुअल जो जितना दिन लगता है। निधि कंपनी में ध्यान रखना, तुम्हारे पास 1000 रुपए से कम के शेयर्स है तो तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर में आ गया है, वहां चेक लेना, फालतू रोना मत, चिल्लाते हुए मत आना हमारे यहाँ। लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा है तो तुम्हारे घर पर पर्सनली आएगा, VIP ट्रीटमेंट। 23 में इशू ऑफ शेयर्स दो तरीके से, पब्लिक और, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने मेरे बच्चे? 24 की ट्रांसफर, डिविडेंड और इशू के ऊपर किसके प्रोविजन प्रिवेल करेंगे मेरे बच्चे? किसके प्रोविजन प्रिवेल करेंगे? सेबी के प्रोविजन क्या करेंगे? प्रिवेल करेंगे। 25 में डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू हाउस के थ्रू। 26 में क्या था? कंटेंट, और उसके बाद उसमें क्या था? 27 में वो अनयूटिलाइज अमाउंट चेंज करना है, ऐसा एग्जिट ऑप्शन सेबी। अच्छा, एग्जिट ऑप्शन कौन देगा? कंपनी नहीं, प्रमोटर्स देगा। 28 ऑफर ऑफ सेल बाय एग्जिस्टिंग मेंबर, वो अपने शेयर्स कंपनी को देगा, कंपनी किसको देगी? पब्लिक को। पब्लिक पैसा देगी कंपनी को, कंपनी किसको देगी? प्रमोटर या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, खर्चा वर्चा काट के। इसमें पैसा लमसम आ जाता है पूरा। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सवाल, वो 5% चुन्नी चोटी का काम इसमें नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रोविजन 29। डीमेट फॉर्म में बहुत बड़ा सेक्शन था, पढ़ लिया अपन ने। 30 में न्यूज में पब्लिश। 31 में क्या था? शेल्फ, 1 साल के लिए वैलिड। 32 में रेड हियरिंग। 33 में क्या था? एब्रीज के साथ एप्लीकेशन फॉर्म अटैच करना है। एब्रीज प्रोस्पेक्टस हो चाहे प्रोस्पेक्टस हो, उसके साथ क्या अटैच करना है? ताकि कोई इंसान उसको पढ़े और कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर ले, है ना। लेकिन प्रोस्पेक्टस के साथ या एब्रीज के साथ एप्लीकेशन फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। कब? जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो अंडरराइटर के थ्रू, क्योंकि अंडरराइटर फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म देगा ना, उसको कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत हो ना। आया मेरे बच्चे समझ? ठीक है। 34 से 38 तक क्या है? पेनाल्टी। एक बार आप मन में रिकॉल करो सबको। देखिए मेरे बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चे अलॉटमेंट। सेक्शन नंबर 39 किसका होता है मेरे बच्चे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है कंफर्मेशन। आपने कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करा, एप्लीकेशन फॉर्म दिया कंपनी को, फिर कंपनी कंफर्मेशन देती है कि हम आपको इतने शेयर्स देंगे, तो इसी को ही क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अलॉटमेंट के ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है? 39। तो अलॉटमेंट के प्रोविजंस क्या है? पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाना चाहिए, विच इज नहीं 90% हमको बाद में लिखना है, पहले हमको लिखना है मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। जो अमाउंट प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो हमको मिलना चाहिए, विच इज नॉट लेस देन 90% एज पर सेबी रेगुलेशन। आया समझ में? तो जो प्रोस्पेक्टस में मिनिमम अमाउंट लिखा जाता है वो कभी भी 90% से कम, अच्छा 90% से कम अगर सब्सक्राइब हुए, पब्लिक ने लिए, तो कंपनी को पैसे क्या करने पड़ते हैं? रिफंड। क्या करने पड़ते हैं? रिफंड करने पड़ते हैं। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता तो क्या करना पड़ता है मेरे बच्चे? रिफंड करना पड़ता है।
मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितनी होती है? 5%। जैसे कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के रूप में पैसे मांगती है, 10 रुपए का शेयर है तो एप्लीकेशन पे कम से कम 50 पैसे तो मिलने चाहिए। जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगती है तो जैसे 10 रुपए का शेयर है तो 5% अमाउंट कम से कम किस पे मिलना चाहिए? एप्लीकेशन, यानी कि 50 पैसा आया। और यही सेबी में लिखा हुआ है 25%। कितना लिखा हुआ है? यानी कि 2.5 रुपए। कभी भी अपने अकाउंट में क्वेश्चंस देखना है, एप्लीकेशन पे 2.5 रुपए से ज्यादा होता ही नहीं है। 2.5 रुपए आपको मिलेगा ही सही वहां पे। 10 रुपए की फेस वैल्यू तो 2.5 रुपए आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो सेबी के अकॉर्डिंग 25 है और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग 5। हम एग्जाम में क्या लिखे? अनलिस्टेड कंपनी में 5, लिस्टेड कंपनी में 25। और कंपनी को 30 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? PAS3। PAS3 किसका होता है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। किसके पास फाइल करना पड़ेगा? ROC। अगर इनमें से किसी भी कंडीशन का फुलफिल नहीं हुआ तो आपको पैसे रिफंड करने चाहिए। फिर भी आपने अलॉटमेंट कर दिए तो ऐसे अलॉटमेंट को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है तो 90% अगर सब्सक्रिप्शन मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो पैसे क्या करने चाहिए? रिफंड। बोलो आया? इसको इर्रेगुलर अलॉटमेंट बोलते हैं। तो अलॉटमेंट का मतलब क्या निकला? अलॉटमेंट का मतलब निकला फ्रेश इशू ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं मेरे बच्चे? फ्रेश इशू मतलब ऐसे शेयर्स जो पहले कभी इशू, जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, क्या ये फ्रेश इशू है? हाँ। अरे ये मत सोचो किसको दे रहे हैं, ये सोचो क्या शेयर्स तो फ्रेश इशू ही है ना। फ्रेश मतलब पहली, वो शेयर्स फ्रेश हैं कि नहीं है? क्या री इशू है? क्या इशू है तो फ्रेश इशू है, री इशू होगा तो फ्रेश इशू। सेकंड हैंड माल नहीं चलेगा, फर्स्ट हैंड माल इशू, फ्रेश इशू। बोनस शेयर्स फ्रेश इशू है, PS3 जाएगा। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे, बिल्कुल PS3 जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स कैश में हो चाहे अदर देन कैश में हो, काइंड में हो, तो भी वो फ्रेश इशू है मेरे बच्चे। लेकिन फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करना, ये अलॉटमेंट है? इट इज री इशू। री इशू का भी अलॉटमेंट, केस में PS3 फाइल करने की जरूरत है? नहीं। बोलो आया? तो PS3 कब फाइल करते? जब वो अलॉटमेंट हो। और अलॉटमेंट कब होगा? जब वो क्या हो? फ्रेश इशू। बोलो आया? अरे आया? क्या सर इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगता है क्या? हाँ। तो उसका टॉपिक आता है जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग, जनरल प्रिंसिपल मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। तो क्या प्रोविजन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कंपनी, आपको याद है कंपनी पहले क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। किसको देती है? पब्लिक को। फिर पब्लिक जिनको शेयर्स चाहिए वो एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी किसके पास भेजते हैं? फिर कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुला के क्या पास करते हैं? BR पास होने के बाद 2 महीने में क्या इशू कर देते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। और 30 दिन में क्या फाइल कर देगी? अलॉटमेंट के 30 दिन में क्या? PS3 फाइल कर देंगे। अरे आया? क्या आया? सुनना, क्या इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगा क्या? हाँ। ये प्रोस्पेक्टस क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। क्या था ये? मतलब प्रोस्पेक्टस दिया मतलब इनविटेशन दिया। क्या दिया? ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास गया, मतलब ऑफर। पब्लिक ने क्या दिया? ऑफर दिया। पब्लिक ने कंपनी को क्या दिया? अच्छा, सबको पता है इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है सामने वाले को प्रोत्साहित करना कि आप हमको क्या दो? ऑफर। रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू कार्ड सामने आता है तो हमको वो अट्रैक्ट करता है कि उनमें से कुछ चूज करके हम क्या दे? ऑफर। तो वो मेन्यू कार्ड देना क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। क्या है? तो ऐसे ही कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है जिसको देख के आप कंपनी के क्या खरीदो? शेयर्स। फिर आप कितने शेयर्स चाहिए वो ऑफर देते हो। क्या देते हो आप? फिर कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें BR पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? या फिर अलॉटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सुनना, क्या प्रोविजन बने? अलॉटमेंट बाय प्रॉपर अथॉरिटी। अलॉटमेंट हमेशा कौन करेगा? प्रॉपर अथॉरिटी। और प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अलॉटमेंट हमेशा किसके अगेंस्ट में होगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म दोगे तो ही क्या होगा? या सीधी सी बात, एक्सेप्टेंस कब होगा? जब ऑफर दिया होगा। विदाउट ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकता है क्या? अलॉटमेंट होगा विद इन रीजनेबल टाइम में, और अलॉटमेंट की कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ये सारी आपकी अलॉटमेंट मतलब एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन होना जरूरी है। तो ये आपका जनरल प्रिंसिपल रिगार्डिंग अलॉटमेंट। डन।
सेक्शन नंबर 39। अगला आता है सेक्शन नंबर 40, शेयर्स टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स की डीलिंग कहां पे होती है मेरे बच्चे? स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखना इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर एक कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहती है तो पब्लिक में शेयर्स इशू करने से पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या भेजनी पड़ती है? एप्लीकेशन। और उससे क्या लेनी पड़ती है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। क्या लेनी पड़ती है? मतलब सुनना, मेरे को एक बात बताओ, कंपनी के शेयर्स की डीलिंग कहां पे होती है? स्टॉक एक्सचेंज। डीलिंग कब होगी? जब पहले क्या करवाओगे? लिस्टिंग। लिस्टिंग करवाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन नहीं दोगे कि भाई सुन हम तेरे पास आने वाले हैं? या पहले वो एलिजिबिलिटी चेक करेगा ना, चेक करने के बाद बोलेगा आ जाना, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर देंगे मेरे बच्चे। तो ये वही है कि पब्लिक में शेयर्स देने से पहले हम पहले कहां जाएंगे? स्टॉक एक्सचेंज के पास एप्लीकेशन। वो अप्रूवल देगा, फिर उसने अप्रूवल दी कि हम तुम्हारी लिस्टिंग कर देंगे जब तुम शेयर्स इशू कर लोगे, तो हम उस स्टॉक एक्सचेंज के नाम किस में लिखते हैं? प्रोस्पेक्टस में, ताकि इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि ये शेयर्स बीएसई में लिस्ट होने वाले हैं कि एनएसई में। समझ में आया? जो भी पब्लिक से पैसा आएगा कंपनी के पास, कंपनी उसके लिए अलग से क्या खुलवाएगी? अकाउंट। सारा पैसा उसमें जमा होगा। अगर कंपनी ने शेयर्स को इशू करने के लिए किसको अपॉइंट किया है? अंडरराइटर। किसको अपॉइंट किया है? तो अंडरराइटर को उसके बदले में क्या दी जाती है? कमीशन। कमीशन को क्या बोलते हैं? अंडरराइटिंग कमीशन। कितनी होती है? 2.5% या 5%। 2.5% कब? जब डिबेंचर इशू किए हो। डिबेंचर के केस में कितनी अंडरराइटिंग कमीशन है? मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है 2.5। और शेयर्स के केस में कितनी है? 5। या फिर एओए में जो लिखा हुआ विच एवर इज, ध्यान रखना एओए में कभी भी डाई और 5 से ज्यादा, लेकिन एओए में लिखा हुआ है 2% डिबेंचर के लिए, 2%। उसमें लिखा हुआ है 3% शेयर्स के लिए, 3%, लेकिन एओए में कभी 5% से ज्यादा या डाई से ज्यादा। बोलो आया समझ? अरे आया। सेक्शन नंबर 41, अगर एक कंपनी जीडीआर इशू करती है, याद करो जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स आउटसाइड इंडिया में इशू करते हैं, तो उसके लिए क्या पास करना पड़ता है? ऐसा। क्या जीडीआर होल्डर को मेंबर बोलते हैं? क्या उनका नाम रोम में आता है? जीडीआर होल्डर का नाम कभी भी रोम में, क्यों? क्योंकि उस केस में नाम किसका लिखा हुआ होता है? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज, और वही क्या रहता है? मेंबर। कब तक? जब तक कि जीडीआर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट। बोलो आया। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन नंबर 42 विच इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर एक कंपनी अपने शेयर्स किसी स्पेसिफिक ग्रुप को देती है, किसको देती है मेरे बच्चे? स्पेसिफिक ग्रुप को देती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर स्पेसिफिक ग्रुप को आप क्या इशू कर रहे हो? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या इशू कर रहे हो? अगर आप ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कितने दे रहे हो? आपकी पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन तीनों को जोड़ लो, उतना दे रहे हो, यानी कि इसको बोलते हैं लिमिट तक। और ये लिमिट कहां दे रखी है? सेक्शन नंबर 180 में। सेक्शन नंबर, तो पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम तक देते हैं, उस तक देते हैं तो क्या पास करना पड़ता है? बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ता है? लेकिन अगर उससे ज्यादा देते हैं, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम से ज्यादा के डिबेंचर या लोन ले रहे हैं ना, तो बोरो मनी इन एक्सेस ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। समझ में आया? और एसआर पास किया है तो एमजीटी 14 आरओसी के पास। अरे फाइल करते कि नहीं करते? लेकिन ये कब था? जब हमने क्या इशू किए हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। क्या इशू करे हैं? लेकिन आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए। क्या इशू करे मेरे बच्चे? क्या इशू करे हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं स्पेसिफिक ग्रुप को, तो ये प्रोविजन है। क्या हमको क्या बुलानी पड़ेगी? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले? 21। हम क्या बुलाएंगे? जनरल मीटिंग। और क्या पास करना पड़ेगा उसमें? एसआर। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास किया है तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? एमजीटी 14। फिर शेयर होल्डर ने बोल दिया दे दो, स्पेसिफिक ग्रुप को दे दो। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रुप में मैक्सिमम कितने लोग होंगे? 50। स्पेसिफिक ग्रुप में कितने लोग होंगे? 50 एक बार में, और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200। इससे ज्यादा लोगों को दे दिया तो उसको बोलते हैं पब्लिक इशू। क्या बोलते हैं?
यहां तक दिया तो क्या बोलेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी 50 जनों को दे रही है, तो कंपनी को तो पता ही होगा 50 जने कौन है। कंपनी ने तो पहले से लिस्ट बना के भी रखी होगी, उनसे बात भी कर ली होगी। तो ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन 50 लोगों को पहले ढूंढ लेते हैं, उनको बोलते हैं आइडेंटिफाइड पर्सन। क्या बोलते हैं, आईपी बोलेंगे, आईपी, आइडेंटिफाइड पर्सन। तो बोर्ड आइडेंटिफाइड सम पर्सन विच इज आइडेंटिफाइड पर्सन, विच इज आइडेंटिफाइड पर्सन। मैक्सिमम कितने होते हैं, 50, लेकिन हायर लिमिट कितनी है, 200। आया। फिर कंपनी उन आइडेंटिफाइड पर्सन का नाम एक रजिस्टर में लिखती है। वो रजिस्टर कौन से फॉर्म में मेंटेन करते हैं, PAS5 में। समझ में आया, उनका नाम, उनकी एड्रेस वगैरह सब रजिस्टर में लिख देते हैं। फिर उन लोगों के पास क्या भिजवाते हैं, इनविटेशन। इनविटेशन कौन से फॉर्म में बनेगा, PAS4 में। कौन से फॉर्म में, PAS4 में बनेगा, जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ये भेज देंगे। आया। जिसको भी भेजा है वो किसी को रिनाउंस, उसको खुद को ही शेयर्स लेने पड़ेंगे, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये इनविटेशन किसको भेजेंगे, आइडेंटिफाइड पर्सन। किसको भेजेंगे मेरे बच्चे, अब आइडेंटिफाइड पर्सन कंपनी के पास क्या भेजेगा, पैसा। कंपनी के पास पैसा आएगा चेक में या NEFT, RTGS, कैश में, ठीक है। और कंपनी के पास जब से पैसा आया उसके 60 डेज में क्या कर देगी, अलॉटमेंट। 60 डेज में क्या कर देगी मेरे बच्चे, कर दिया तो PS3 फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, फ्रेश इशू है ना। लेकिन यहाँ पे PS3 जाएगा 15 डेज में। बाकी सब जगह कितने दिन में जाता है, 30। अभी पढ़ के आए 39 सेक्शन में, कितने दिन में जाता है, 30। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में कितने दिन में जाता है, 15 दिनों में। बोलो आया। लेकिन कंपनी ने अगर अलॉटमेंट नहीं किया 60 डेज में, तो कंपनी को सारे पैसे क्या करने पड़ते हैं, रिफंड अगले 15 दिनों में। देखो 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अगले 15 दिन में क्या करने पड़ेंगे, रिफंड। तो 60 और 15 कितने हो गए, 75 डेज। तो 75 डेज में रिफंड कर दो जब से पैसा आया। या फिर ऐसे बोलो 60 दिन में अलॉटमेंट, 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो इसके बाद 15 डेज में पैसा रिफंड विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन 75 डेज तक भी रिफंड नहीं हुआ तो उसके बाद रिफंड विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट 12%, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 61 वाले दिन से क्या हो जाएगी, स्टार्ट। बोलो आया। आया। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, 42। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट नहीं, पक्का, ठीक है। तो ये लेक्चर अपन यहां तक करते हैं, छोटा सा ब्रेक रखेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।